क्या आप जानते हैं कि केवल 1 किलोग्राम परमाणु ईंधन से उतनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जितनी लगभग 2700 टन मानक कोयला जलाने से मिलती है। यही कारण है कि परमाणु ऊर्जा को दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों में से एक माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इतना खतरनाक परमाणु ईंधन सुरक्षित रूप से बिजली कैसे उत्पन्न करता है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे उन्नत तीसरी पीढ़ी के AP1000 दाबित जल रिएक्टर की सहायता से समझेंगे कि एक आधुनिक परमाणु बिजली घर में परमाणु विखंडन से लेकर बिजली बनने तक की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले चलते हैं रिएक्टर के भीतर। रिएक्टर के केंद्र में 157 ईंधन असेंबली लगी होती हैं। प्रत्येक असेंबली में 264 ईंधन छड़ें होती हैं। इन ईंधन छड़ों के भीतर यूरेनियम डाइऑक्साइड के छोटे छोटे ईंधन पेलेट भरे होते हैं। पूरा रिएक्टर लाखों ईंधन पेलेट से भरा होता है और यही पूरे बिजली घर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जब रिएक्टर चालू होता है तो यही ईंधन लगातार ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस ऊष्मा को अत्यधिक दाब वाला जल अपने साथ लेकर भाप जनित्र तक पहुंचाता है। वहां यह ऊष्मा दूसरी जल प्रणाली को प्रदान की जाती है। दूसरे परिपथ का जल भाप में परिवर्तित हो जाता है और यही भाप टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जनरेटर से जुड़ी होती है जिससे लगातार विद्युत उत्पन्न होती रहती है। एक AP1000 रिएक्टर लगभग 11 से 12 लाख घरों की बिजली की आवश्यकता पूरी कर सकता है। ईंधन का मुख्य तत्व यूरेनियम 235 है। इसके प्रत्येक परमाणु में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं। जब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के परमाणु से टकराता है तो परमाणु उसे अपने भीतर समाहित कर लेता है। इसके बाद वह अत्यंत अस्थिर हो जाता है और अचानक 2 छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को परमाणु विखंडन या न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। इस विखंडन के दौरान 2 या 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ ही अत्यधिक ऊर्जा भी मुक्त होती है। दरअसल विखंडन के बाद कुल द्रव्यमान पहले की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है। आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E बराबर द्रव्यमान गुणा प्रकाश की गति के वर्ग के अनुसार यही कम हुआ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यही परमाणु ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। अभिक्रिया और उसका नियंत्रण विखंडन से निकले नए न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम परमाणुओं से टकराते हैं। वे भी विखंडित होते हैं और फिर नए न्यूट्रॉन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार लगातार चलने वाली प्रक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन कहा जाता है। यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो ऊर्जा अत्यंत तीव्र गति से निकलने लगेगी। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन परमाणु बिजली घर का उद्देश्य बिल्कुल विपरीत होता है। यह इस अभिक्रिया को हर समय नियंत्रित रखता है। यहाँ जल केवल रिएक्टर को ठंडा नहीं करता, उसका एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य तेज गति वाले न्यूट्रॉनों की गति कम करना है। धीमी गति वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम द्वारा अधिक आसानी से अवशोषित किए जाते हैं, जिससे अभिक्रिया स्थिर बनी रहती है। इसी कारण दाबित जल रिएक्टर में जल एक साथ शीतलक और मंदक दोनों का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें भी होती हैं। ये विशेष धातुओं से निर्मित होती हैं और न्यूट्रॉनों को अपने भीतर अवशोषित कर लेती हैं। जितनी अधिक नियंत्रण छड़ें रिएक्टर के भीतर जाएंगी उतनी ही कम विखंडन प्रक्रिया होगी और जितनी बाहर रहेंगी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होगी। आपातकाल की स्थिति में ये नियंत्रण छड़ें केवल कुछ ही क्षणों में गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप रिएक्टर के भीतर गिर जाती हैं और श्रृंखला अभिक्रिया लगभग तुरंत रुक जाती है। अब प्रश्न उठता है कि 300 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्म जल उबलता क्यों नहीं है? इसका कारण है अत्यधिक दाब। रिएक्टर के भीतर जल को बहुत अधिक दाब में रखा जाता है, जिससे उसका क्वथनांक अर्थात उबलने का तापमान काफी बढ़ जाता है। इसीलिए जल 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने के बावजूद तरल अवस्था में बना रहता है। यह गर्म जल सीधे टरबाइन तक नहीं जाता क्योंकि इसमें हल्की रेडियोधर्मिता होती है। इसीलिए AP1000 रिएक्टर में 2 अलग अलग जल परिपथ बनाए गए हैं। पहला परिपथ केवल रिएक्टर की ऊष्मा को लेकर चलता है, दूसरा परिपथ उसी ऊष्मा से भाप उत्पन्न करता है। इन दोनों परिपथों का जल कभी आपस में नहीं मिलता। अंततः परमाणु बिजली घर कोई जादू नहीं है। इसका मूल सिद्धांत भी वही है, ऊष्मा उत्पन्न करना, जल को भाप में बदलना और भाप की सहायता से टरबाइन घुमाकर बिजली बनाना। अंतर केवल इतना है कि यहाँ ऊष्मा का स्रोत कोयला या प्राकृतिक गैस नहीं, बल्कि परमाणु के भीतर छिपी हुई ऊर्जा है। यद्यपि परमाणु ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली और अपेक्षाकृत स्वच्छ विद्युत का स्रोत है, फिर भी इसके साथ सुरक्षा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन और लंबे समय तक जिम्मेदार संचालन जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां जुड़ी रहती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे पसंद करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें
और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें। धन्यवाद।